अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हसीना शहजादी और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मुल्क की सियासी और माशी बहस का मरकज़ रहता है। पाकिस्तान में जब भी तरक्की का जिक्र होता है तो एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, नाहमवार तरक्की। हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में 6 और 8 लेन्स की मोटरवेज और शानदार फ्लाईओवर्स का जाल बिछा हुआ है, जबकि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में एक पक्की सड़क भी बमुश्किल नज़र आती है। ये मंजर देखकर अक्सर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ सियासी नाइंसाफ़ी है, क्या कुछ इलाकों को दानिस्ता तौर पर पीछे रखा गया है, और क्या इसका हल अलग वतन या जोग्राफियाई तकसीम में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़कें, कारखाने और मोटरवेज कहाँ बनती हैं और क्यों बनती है? सड़क बनाना सिर्फ कंक्रीट बिछाने का नाम नहीं है। इसके पीछे जोग्राफिया, आबादी का तनासब और माशी मंतक कारफरमा होती है। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ के नवाब और सरदार करोड़ों की गाड़ियों और बंगलों में तो रहते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगाते? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का तफसीली, तारीखी और इल्मी जायज़ा लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वत यानी अमेरिका और चीन में तरक्की का निज़ाम कैसा है और वहाँ कौन सी रियासतें पसमानदा हैं। अगर आप पाकिस्तान की माशी साख्त को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सड़कें कैसे और क्यों बनती हैं? सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों की तामीर की। दुनिया भर में सड़क की चौड़ाई और इसके 2 वे या मल्टी लेन होने का फैसला 2 बुनियादी असूलों पर होता है: ट्रैफिक का हुजम, ट्रैफिक वॉल्यूम और ज़मीन की साख। सड़कें हमेशा ज़रूरत और इस्तेमाल के तहत बनती हैं। जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी और माशी सरगर्मी को रवा रखने के लिए कुशादा सड़कें बनाना रियासत की मजबूरी बन जाता है। आइए अब इस असूल को पाकिस्तान के सूबों पर अप्लाई करके देखते हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आबाद है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला और हैदराबाद जैसे शहर तिजारती और सनती मराकज़ हैं। इन शहरों को मिलाने वाली शाहराहों पर रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ और तिजारती कंटेनर्स गुजरते हैं। अगर यहाँ 4 लेन या 6 लेन मोटरवेज ना हो तो पूरा माशी निज़ाम मफलूज हो जाए। मज़ीद ये कि मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ सड़कें बनाना पहाड़ी इलाकों के मुकाबले में तकनीकी तौर पर आसान और कम खर्च होता है। बलूचिस्तान का वसीर रकबा। अब ज़रा बलूचिस्तान का मंजरनामा देखिए। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान का तकरीबन 47% हिस्सा इस सूबे पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बरक्स वहाँ की आबादी इंतहाई कम और बहुत दूर दूर तक बिखरी हुई है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दूर दराज कस्बों को आपस में जोड़ना है। अगर किसी सड़क पर दिन में सिर्फ चंद सौ गाड़ियाँ गुजरती हैं तो माशी नुक्ते नज़र से वहाँ 6 लेन की मोटरवे बनाना वसाइल का ज़िया होगा। वहाँ की बुनियादी ज़रूरत यह है कि तवील और महफूज शाहराहें बिछाई जाएं ताकि फासले सिमट सके। ताहम गवादर और सी पैक रूट्स के बाइस अब वहाँ भी जदीद शाहराहें तमीर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पहाड़ी सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले। खैबर पख्तूनख्वा का जोग्राफिया ज़्यादातर पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। यहाँ 1 किलोमीटर सड़क बनाने की लागत मैदानी इलाके के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आती है, क्योंकि पहाड़ काटने होते हैं और सुरंगें निकालनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद सियाहत और दिफाई अहमियत की बिना पर सवात एक्सप्रेसवे और हज़ारा मोटरवे जैसे बड़े मंसूबे वहाँ भी मुकम्मल किए गए हैं। खुलासा ये है कि सड़क का 2 वे होना या चौड़ा होना सियासी तरजीह से ज़्यादा वहाँ की आबादी और माशी ज़रूरत का मरहून मिन्नत होता है। इंसान पंजाब में ही क्यों ज़्यादा आबाद हुए? अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब और इन मैदानी इलाकों में ही
اتنی زیادہ آبادی اور معاشی سرگرمی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں انسانی تاریخ اور زرعی ارتقاء میں ملتا ہے۔ انسانی تہذیب کا اصول رہا ہے کہ انسان نے ہمیشہ ان خطوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آبادیاں قائم کی جہاں کم سے کم مشقت سے زیادہ خوراک حاصل ہو سکے۔ علمی زبان میں اسے ایگریکلچرل سرپلس یعنی زرعی زائد پیداوار کہتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے وادی سندھ اور پنجاب میں دریاؤں کا جال پھیلا ہوا تھا جو ہمالیہ سے انتہائی زرخیز مٹی بہا کر لاتے تھے۔ قدیم دور میں جب انسان کے پاس لوہے اور پتھر کے معمولی اوزار ہوتے تھے، سخت اور پتھریلی زمین کو کھودنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے برعکس پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں کی مٹی اتنی نرم اور زرخیز ہوتی تھی کہ معمولی ہل چلانے سے ہی بمپر فصلیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ جب چند کسان مل کر پورے قبیلے کے لیے اناج اگانے لگے تو باقی لوگوں کو کھیتی باڑی سے آزادی ملی۔ انہوں نے ہنر سیکھے، تجارت کی، عمارتیں بنائیں اور یوں ہڑپا اور موئنجو جیسے عظیم شہر وجود میں آئے اور آبادی کا ہجوم انہی میدانوں میں اکٹھا ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ تاریخ میں ہمیشہ غلے کا گودام رہا اور آج بھی وہی جغرافیائی اور ڈیموگرافک حقیقت برقرار ہے۔ فیکٹریاں اور کارخانے پنجاب بمقابلہ بلوچستان۔ زرعی تاریخ کے اسی تسلسل نے صنعت کاری یعنی انڈسٹریلائزیشن کو جنم دیا۔ جب صنعتی انقلاب آیا تو کارخانے پنجاب اور کراچی میں کیوں لگے؟ خام مال را مٹیریل۔ صنعتی انقلاب کی پہلی سطح زرعی خام مال سے شروع ہوتی ہے۔ پنجاب میں کپاس، گنا اور گندم تھی، اس لیے ٹیکسٹائل، شوگر اور فلور ملز قدرتی طور پر کھیتوں کے قریب قائم ہوئی۔ سستی لیبر اور مقامی مارکیٹ۔ گنجان آبادی کی وجہ سے کارخانوں کو سستے مزدور اور تیار شدہ سامان بیچنے کے لیے بڑی مقامی مارکیٹ گھر کی دہلیز پر مل گئے۔ انفراسٹرکچر۔ میدانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ریلوے، سڑکیں، بجلی اور پانی کی فراہمی آسان تھی۔ بلوچستان میں صورتحال مختلف تھی، وہاں زرعی خام مال کی کمی تھی اور آبادی بکھری ہوئی تھی، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان لے جانے کا کرایہ یعنی فریٹ کاسٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہاں مینوفیکچرنگ فیکٹری کارخانہ لگانا معاشی طور پر منافع بخش نہیں تھا۔ بلوچستان کی اصلی معاشی طاقت مینوفیکچرنگ نہیں بلکہ ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہے، یعنی معدنیات نکالنے کی صنعت ہے، جیسے کوئلہ، سنگ مرمر، سوئی گیس اور ریکوڈک کا سونا اور تانبا۔ ارب پتی نواب اور سرداری نظام کا کردار۔ اب آتے ہیں اس تلخ سوال کی طرف جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے نواب اور سردار اربوں روپے کے مالک ہیں۔ ان کے پاس اسلام آباد اور کراچی میں کنالوں پر محیط بنگلے، کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور ان کا لائف سٹائل شاہانہ ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو وہ بلوچستان میں اپنے لوگوں کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ سیاسی اور سماجی کنٹرول کا خوف۔ سرداری نظام کی بقا ہمیشہ عوام کی محتاجی اور بے بسی پر منحصر ہوتی ہے۔ جب علاقے میں فیکٹری لگتی ہے تو عام انسان محض کھیت مزدور رہنے کی بجائے صنعتی ملازم بن کر ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ معاشی خود مختاری انسان کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے بنیادی حقوق کا شعور دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیکٹری ورکرز کھیت مزدوروں کی نسبت آپس میں زیادہ منظم ہوتے ہیں اور یونین یا گروہ کی صورت میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سرداروں کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اگر عوام پڑھ لکھ گئے، معاشی طور پر آزاد اور منظم ہو گئے تو وہ ان کی حاکمیت کو چیلنج کر دیں گے، جس کے نتیجے میں سرداری نظام کے خلاف ایک باقاعدہ عوامی بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صنعتی ترقی اور تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ آسان پیسہ بمقابلہ کاروباری محنت۔ فیکٹری لگانا اور چلانا ایک سخت اور محنت طلب کام ہے جس میں رسک ہوتا ہے۔ سرداروں کی آمدن کا بڑا ذریعہ کان کنی کے ٹھیکے،
सरकारी फंड्स और सिक्योरिटी मराहत हैं। वो रिस्क लेकर इंडस्ट्री लगाने की बजाय इस पैसे को गाड़ियों, प्रॉपर्टी और पुरतश जिंदगी में खर्च करना आसान समझते हैं। खाम माल का फरोख्त का धंधा होना। सरदार प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की बजाय कोयले और संगमरमर की कानें ठेके पर ले लेते हैं और खाम माल निकाल कर बाहर बेच देते हैं। इससे इन्हें बगैर किसी मेहनत के मुनाफा भी मिल जाता है, लेकिन मकामी आबादी को कोई हुनर या मुस्तकिल रोजगार नहीं मिलता। आलमी हकीकत अमेरिका और चीन की पसमानदा रियासतें और हल। अब सवाल ये है कि क्या ये नाहमवार तरक्की सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, और क्या इसका हल अलग वतन हासिल करने या मुल्क को तकसीम करने में है? जवाब है हरगिज़ नहीं। ये कायनात और मईशत का फितरी कानून है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो माशी सुपर पावर अमेरिका या चीन ही क्यों ना हो, अंदरूनी तौर पर हर जगह एक जैसा तरक्की याफ्ता नहीं होता। चीन ने अपनी तमाम तर तरक्की साहली सूबों जैसे शंघाई, ग्वांगडोंग में मरकूज़ की, क्योंकि वहाँ समंदरी बंदरगाहें थी और बैनुल-अक़वामी तजारत आसान थी। चीन के मगरबी और बिखरे हुए इलाकों जैसे सिंकियांग और तिब्बत में तवील अरसे तक वो सनती तरक्की नहीं हासिल हो सकी जो साहिली इलाकों में हुई। हालांकि रकबा इन्हीं इलाकों के पास ज़्यादा है। अगर हम अमेरिका की मिसाल लें, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसी रियासतें अपने साहली मकाम, समंदरी बंदरगाहों और तजारती मराकज़ की वजह से दुनिया के अमीर तरीन खित्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की वो मशहूर रियासतें भी हैं जो जोग्राफियाई दबाव और सन्नतों की कमी की वजह से अमेरिका की गरीब तरीन और पसमानदा रियासतों में शुमार होती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के यूएस सेंसस ब्यूरो के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मिसिसिपी की गुर्बत पॉवर्टी रेट तकरीबन 17.8% से 18% है। मिसिसिपी में बच्चों की गुर्बत की शरह बाकी आबादी के मुकाबले में ज़्यादा है, जहाँ 25% के करीब लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरे अमेरिका की मजमूई औसत गुर्बत की शरह तकरीबन 12.5% है, जबकि मिसिसिपी इससे कहीं ज़्यादा शरह के साथ मुल्क की गरीब तरीन रियासतों में शुमार होती है। वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ी इलाका होने और कोयले की मादनियात पर इन्हिसार करने की वजह से माशी तौर पर इंतहाई पीछे है। ये रियासत मिसिसिपी और लुजियाना के बाद अमेरिका की तीसरी गरीब तरीन रियासत में शुमार की जाती है। फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में सबसे कम फीकस आमदनी वाली रियासतों में शुमार होती है। रियासत में तकरीबन 20% से ज़्यादा बच्चे खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आर्कांसास और अलाबामा, ये रियासतें भी अमेरिका के दीगर जदीद सनती मराकज़ के मुकाबले में काफ़ी पसमानदा हैं। क्या इन अमेरिकी रियासतों ने पीछे रह जाने की वजह से अलग मुल्क बनाने का मुतालबा कर दिया? नहीं, क्योंकि अगर किसी पसमानदा इलाके को अलग मुल्क बना भी दिया जाए तो इसका जोग्राफिया, मौसम और कम आबादी रातों रात ख़त्म नहीं हो जाती। उल्टा वो इलाका एक मैसूर यानी लैंडलॉक्ड और छोटी मार्केट बनकर मज़ीद गरीब हो जाता है। तकसीम के बाद अंदरूनी नाहमवारी का दोबारा उभरना। अगर आप किसी खित्ते को इस बुनियाद पर अलग करते हैं कि वहाँ नाहमवार तरक्की है, तो नया मुल्क बनने के बाद इस नए मुल्क के अंदर फिर वही मसला सामने आ जाएगा। नए मुल्क का जो शहर दारुल हुकूमत या तिजारती मरकज़ बनेगा वो तरक्की कर जाएगा और दूर दराज के देहात फिर पीछे रह जाएंगे। तकसीम नाहमवारी को ख़त्म नहीं करती। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हकीकी हल, तकसीम की बजाय वसाइल का दुरुस्त इंतज़ाम। जब अमेरिका, चीन या यूरोप के ममालिक में ये नाहमवारी मौजूद है तो उन्होंने तकसीम का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि दर्ज झेल 3 मौशी मॉडल्स पर काम किया।
वसाइल का मुनसफाना तबादला, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। बड़े और अमीर सूबे जैसे पाकिस्तान में पंजाब या अमेरिका में कैलिफोर्निया टैक्स की सूरत में ज़्यादा रेवेन्यू जमा करते हैं। वफाकी निज़ाम का ये काम होता है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा पसमानदा इलाकों जैसे NFC अवार्ड के तहत को दें ताकि वहाँ बुनियादी तालीम, सेहत के मराकज़ और बुनियादी सड़कें बन सकें। इलाकाई खसूसियत पर मबनी तरक्की, कंपैरेटिव एडवांटेज। हर इलाके को लाहौर या न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश के बजाय इस इलाके की कुदरती ताकत पर काम किया जाए। मैदानी और गुंजान आबाद इलाकों में इंडस्ट्री और ज़राअत, पहाड़ी और साहली इलाकों में सियाहत, बंदरगाहें और लॉजिस्टिक्स, वसी और बिखरे इलाकों में मादनियात, तवानाई, सोलर विंड और लाइव स्टॉक। मकामी बाख्तियारी, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। मकामी सतह पर बल्दियाती और सूबाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना ताकि वो अपने वसाइल का फैसला खुद कर सकें। जी नाजरीन, हमारे व्लॉग का खुलासा ये है कि नाहमवार तरक्की कायनात का और मईशत का कुदरती कानून है। सॉल्यूशन ज़मीन को टुकड़ों में बांटने या हदूद खींचने में नहीं है, बल्कि वसाइल को समझदारी के साथ जोड़ने यानी इंटीग्रेशन में है। एक बड़ा और डाइवर्स मुल्क ही अपने मुख्तलिफ इलाकों की ताकत को मिलाकर एक बड़ी माशी कुव्वत बन सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि हुक्मरानी में शफाफियत और तमाम अकाइयों की बुनियादी हकूक़ की ज़मानत हो। तकसीम कभी किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि हल इस बात में है कि वफाकी सतह पर टैक्स का बड़ा हिस्सा पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खर्च किया जाए। हर इलाके की कुदरती ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल हो। मैदानी इलाकों में ज़राअत व सनत, साहली इलाकों में बंदरगाहें और तिजारती रूट्स और पहाड़ी या वसी इलाकों में मादनियात और सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। हासिल कलाम यह है नाज़रीन, पाकिस्तान में तरक्की का फ़र्क किसी सूबाई तासुब की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे जोग्राफियाई साख्त, आबादी के तकाज़े और मुआशी ज़रूरत शामिल है। मैदानी और गुंजान आबाद इलाकों को कुशादा सड़कों और कारखानों की ज़रूरत मल्टी लेन है ताकि मुल्क की माशी शरियानें चलती रहें, जबकि बलूचिस्तान जैसे वसी सूबे को एक मजबूत रोड नेटवर्क और मादनियात की मकामी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोग भी खुशहाल हो सकें। लेकिन सच ये भी है कि जब तक बलूचिस्तान का मकामी हुक्मरान तबका और हमारी रियासत मिलकर सरमाए को पुरतईश ज़िंदगी गुजारने की बजाय मकामी तालीम, सेहत और इंडस्ट्री पर नहीं लगाएंगे, तब तक पसमानदगी दूर नहीं हो सकती। हल ज़मीन को टुकड़ों में बांटने में नहीं, बल्कि वसाइल को समझदारी से जोड़ने में है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बलूचिस्तान में सनतकारी ना होने की बड़ी वजह जोग्राफिया है या सरदारी निज़ाम? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।